सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। राजुल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता, और सभी सखियों सखाओं और जो हमारे सुनने वाले हैं उन सभी को नमस्कार। ये बताओ कि आज हम जब साथ हैं तो बादल भी साथ है, बारिश भी साथ है, बिजली भी साथ है, बहुत कुछ साथ साथ है आजकल। और आज एक खास दिन के साथ हैं हम। तो अच्छा, डूबने से कौन से? बिल्कुल सही बात है। हमने सोचा ये साथ साथ कहीं घूमने चल रही हैं। तो खैर घूमने तो हम चलेंगे, क्योंकि सखियों और सखाओं को ले चलेंगे, क्योंकि आज पर्यटन का दिन है। और जो बात बारिश के साथ की बात की आपने, दरअसल रिमझिम बारिश तो बड़ी खूबसूरत लगती है। जब बूंदें बरसती हैं तो लगता है कि पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी हुई बूंदें देखते रहे, निहारते रहे। लेकिन आपको अंदाजा है कि मुंबई में कितनी जोरदार बारिश हो रही है। पिछले रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, और अब तो कहर ढाने वाली बारिश भी हो रही है, और देश के अन्य तमाम हिस्सों में अच्छी खासी बरसात हो रही है। हाँ, बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोग बड़ी परेशानी का भी सामना कर रहे हैं। कई जगह तो बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। और इस सब के बीच में बारिश का मजा लेने जैसी बातें जो हैं, वो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अरे भाई अब बस करो बदरा रानी, जरा चुप हो जाओ। अब बरसात रुक जाए और हम अपने कामकाज में जुट जाएं, क्योंकि जो मुंबई जैसे महानगर में इस तरह की बरसात हो रही, तो लोकल ट्रेनों से गंतव्य होते हैं, आवाजाही होती है, लोग जाते हैं अपने दफ्तरों तक। तो लोकल ट्रेन की सुविधा भी ऐसे में कम हो जाती है। मतलब गाड़ियां चल रही हैं लेकिन बहुत तमाम मुश्किलें हैं ममता। जैसे बीच में कई बार ऐसा होता है, इतनी तेज बारिश में गिरने का, चोट लगने का बहुत खतरा होता है। और इसके साथ ही साथ कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। और तो ऐसे मौसम में लोग भाग के घूमना चाहते हैं कि चलो हम नदी के किनारे चले चलते हैं, समंदर के किनारे चले चलते हैं। तो ऐसे में पानी में डूबने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए तो आज का दिन मनाया जाता है डूबने से बचाव का दिवस। और भी बहुत कुछ है जो आज की सखी सहेली कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। डूबने से बचाव का वैश्विक दिवस, पर्यटन के बारे में हम जानकारी देंगे, उडुपी आहार के बारे में हम जानकारी देंगे, साक्षरता, और वो दिन याद करो हुए बारिश में सराबोर। मतलब बारिश स्पेशल है, लेकिन बारिश स्पेशल के साथ ही साथ सावधानी स्पेशल भी है। तो गाना स्पेशल भी है, तो गाना सुन लेते हैं। वो तो होएगा। झुक 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए, पिहू 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 पपिहा गाए। हाय झुक 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए, पिहू 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 पपिहा गाए। हाय झुक 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 झूम घटा छाई रे, घटा छाई रे।
घटा छाई ममता। और ये जो घटा है ना, ये इस बार बड़ी अच्छे अच्छे संदेश भी लेकर आई है, ये खुशखबरी भी लेकर आई है। पेरिस में ओलंपिक हो रहा है और भारतीय टीम शामिल है। खुशी की बात यह है जिसमें पीवी सिंधु मुख्य रूप से शामिल है और हम सब के लिए गौरव की बात है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को ध्वजवाहक बनाया गया है इस बात के लिए, और हम ये पहले भी साझा कर चुके हैं अपनी सखियों से खबर। लेकिन इसके साथ साथ ओलंपिक में शामिल होने के लिए भारतीय खिलाड़ी पेरिस पहुंच चुके हैं और इस बार भारत की ओर से 117 एथलीट्स का दल पेरिस जा रहा है। और इसमें बहुत सारी हमारी महिला खिलाड़ी हैं, जो बेटियां हैं उनमें कुछ के नाम तो अभी तुमने ले ही लिए हैं। मनु भाकर भी हैं जो निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, और ये सब कुछ ऐसे खेलों के क्षेत्र हैं जहां पर भारत की संभावनाएं बहुत ज्यादा, बहुत संभावनाओं से भरा हुआ खेल हो सकता है और बहुत जीत की बहुत सारी आशाएं बनती हैं। तो इन सब पूरी टीम के लिए, पूरी भारतीय टीम के लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और जब ये महिला खिलाड़ी जीत कर आएंगी तो एक जश्न जैसा माहौल होगा। हाँ। और हमें कितनी खुशी होगी। और देश की बेटियां जब कहीं पर भी नाम रोशन करती हैं तो खुशी की बात तो होती ही है, और साथ ही साथ दूसरों के लिए प्रेरणा की भी बात बन जाती है। अच्छा, प्रेरणा की बात अगर होती है तो कई बार कुछ दुर्घटनाएं भी लोगों को सीख दे जाती हैं। सही बात है। दुर्घटनाएं जैसे हम सुनते हैं ना, आजकल का जो मौसम चल रहा है कि बारिश का मौसम चल रहा है, और कितने अक्सर पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं या सुनते हैं, आसपास भी घटा है कि कुछ खेलने के लिए गए नदी के किनारे, झील के किनारे, समुद्र के किनारे, और बहती धारा में अचानक पांव फिसला और बह गए। ये होता क्यों है राजुल जी, पता है आपको? मतलब आपको तो पता है, लेकिन बहुत सारी सखियां सखाएं जो सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उन्हें पता होता है, लेकिन उसके बावजूद मतलब वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब होता है। खास तौर से नदियों के किनारे, समंदर के किनारे जब जाते हैं तो कई बार आप देखेंगे कि बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े तख्तियां लगी होती हैं, लिखा होता है कि इधर खतरा है, आप गहरे पानी में ना जाएं। या फिर नदी के किनारे लिखा होता है कि हाँ, नदी में भंवर उठता है, आप इधर न जाएं। उसके बावजूद लोग जोखिम उठाते हैं, सोचते हैं चलो हम देखते हैं कि चक्कर में कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं कि वो नदी में पूरी टीम गई थी खेल मौज मस्ती के लिए और डूब गई। समंदर में भी यही होता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और आपको पता नहीं होता है और आप चले जाते हैं, अचानक हो जाते हैं। क्योंकि ये जो आज डूबने का विश्व दिवस मनाया जा रहा है, उसमें कहा ही यही गया है कि जब डूबने की बात आती है तो ये अचानक कुछ सेकंड में हो जाता है, और जब हो जाता है तब कोई समझ पाता है कि अरे ये क्या हो गया, और उस समय बचाव बहुत मुश्किल होता है। राजुल जी, एक घटना शेयर करना चाह रही हूँ, आंखों देखा हाल मैं बताना चाह रही हूँ। गणपतिपुले मुंबई के पास महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पर गणेश जी का मंदिर है समंदर के किनारे, जहाँ बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और बहुत सुंदर वहाँ पर प्रकृति की छटा है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर खूबसूरत रिजॉर्ट्स भी बने हैं, तो कॉटेज बने हैं। तो आप कॉटेज में बैठ कर देखें तो समंदर की लहरें ऐसे लगता है कि आपको सीधा आके भिगो देंगी, इतनी ऊंची लहरें उठती हैं। तो मैंने आंखों से देखा कि बहुत सारे लोग बीच पर मौज मस्ती कर रहे हैं और अंदर तक जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी। थोड़ी देर में जो वहाँ पर गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो आकर सीटी बजा रहे हैं और लोगों को हटा रहे हैं, क्योंकि वो जो मतलब मौसम विभाग की ओर से चेतावनी होती है कि अब समंदर के किनारे ना जाएं, तो उस चेतावनी के तहत गार्ड सीटी बजा रहा, लेकिन कोई वहां से हिल नहीं रहा। पर धीरे धीरे सबको हटा दिया गया, पर कुछ एक परिवार वहां रह गए थे। बहुत अंत में जब वो परिवार वहां हटा और देखा कि वो सीढ़ी, जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट की सीढ़ी पर वो चढ़ ही रहे थे कि बहुत तेज लहरें आई और वो रिजॉर्ट तक पानी, ऊंची लहरें आने लगी, मतलब पानी भर गया वहां पर। अगर मान लीजिए जहां पर लोग खेल रहे थे वहां खेल रहे होते तो सबको वो लहरें उठा के ले जाती, बहा के ले जाती। बिल्कुल, तेज बहाव में कुछ पता नहीं लगता, पैर भी फिसल जाता है। और ये जो हम आज बात कर रहे हैं, डूबने से बचाव का दिन मनाया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, तो 25 जुलाई को हर साल मनाया जाता है और पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2021 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव द्वारा इस दिन की घोषणा की थी
और डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जो भी काम किए जाएं उसमें समन्वय के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी शामिल किया गया है इसमें, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हर साल लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ सोचा जाए, जो विशेष सावधानियां हैं उनको अपनाया जाए, जो जागरूकता है लोगों में वो बढ़े और डूबने का से पहले लोग एक बार सोचें। जैसे कुछ कुछ खास स्थितियां होती हैं, जैसे कई बार बच्चों को छोड़ देते हैं या कम उम्र के लोग चले जाते हैं, या अभी जैसे तुमने बताया कि हम पानी के किनारे इतने अपने में मशगूल हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि नदी किस तेजी से आ रही है और हम डूब जाते हैं। मतलब ये कि हाथ पकड़ के वहां से कोई हटाए, इससे पहले अपने विवेक से वहां से हट जाइए। पानी की लहरें, चाहे वो नदी का किनारा हो, झरने हो, झरने के लिए तो बहुत सारी खबरें हम लगातार साझा कर रहे हैं अपने सखियों से, सखाओं से, और लगातार हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं कि झरने के किनारे लोग जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और वहां से रील बनाने या सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो खींचने के चक्कर में पैर फिसलता है और झरने में बह जाते हैं। ये खबरें तो हम लगातार पढ़ ही रहे हैं। तो कहना ये है कि असुरक्षित स्थानों पर जैसे तैराकी है, बाढ़ है, सुरक्षा साधनों के प्रति बरती गई लापरवाहियों के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए साक्ष्य आधारित रणनीति को लागू करना चाहिए। सरकार तो इस तरह के खतरों से आगाह करती है, चेतावनी देती है, लेकिन आपको निजी स्तर पर भी खुद को सजग बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। इसके लिए तैराकी का प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे को भी अपने सिखा सकते हैं तैरना। और कभी अगर तबीयत खराब है या कोई दवा ले रहे हैं जिसकी वजह से आप थोड़े ढीला ढाला महसूस कर रहे हैं, या मादक पदार्थों का सेवन तो बिल्कुल ही कभी भी नहीं करना चाहिए, और अगर किया भी है तो पानी के नजदीक तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ऐसे में दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। और छोटे बच्चे या कम उम्र के लोगों को अकेले पुल के पास कतई न जाने दें, और नाव की सवारी करते वक्त ध्यान रखें कि नाव में जरूरत से ज्यादा लोग ना बैठे, और नाव पर बैठने के बाद जो छोटी कश्ती होती है, लोग देखते हैं हाथ डालने की कोशिश करते हैं पानी में, पानी अंजुरी में लेने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बिगड़ता है उससे। बिल्कुल, वो भी खतरा होता है। और अगर ऐसा हो भाई कि आप मान लीजिए कि कोई नाव पे आप जा रहे हैं और वहां पर जरूरत से ज्यादा लोग बैठ गए हैं, तो आप अपनी तरफ से एक बार उन्हें समझाने की कोशिश करें, और हो सकता है कुछ लोग आपके साथ नीचे उतर आए। अगर कोई ना मान रहा हो तो आप खुद ही नीचे उतर आए, क्योंकि कुछ जाने तो और इस बात की खबर भी आसपास अक्सर ऐसा होता है, ऐसी जगहों पर जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो तैनात रहते हैं और तुरंत सावधानी के तौर पर कूद पड़ते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, तो कोस्ट गार्ड्स को भी इस बात की खबर दे सकते हैं। नौका विहार करते समय लाइफ जैकेट का इस्तेमाल जरूर करें, और जो छोटी कश्ती होती है, नाव होती है, ऐसे ही रोमांच के तहत नहीं जाए, वो खतरे से खाली नहीं होता बरसात के मौसम में। मतलब तुम कह रही हो कि वाटर राफ्टिंग या सब तरह के खेल इस मौसम में ना खेलें? बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी हम उडुपी जाएंगे तो खेलेंगे जरूर। फिलहाल गाना सुनते हैं। सावन के दिन आए सजनवा, मिलो
चले कोई तुम बिन आए, तुम बिन आए, बिरह जिया तड़पाए सजनिया, मिलो मिलो। याद तुम्हारी आए सजनवा, मिलो मिलो। दूरी सही न जाए सजनिया, याद तुम्हारी आए सजनवा, मिलो मिलो। सावन के दिन आए सजनवा, मिलो मिलो मिल गए हम। बिल्कुल आ गए। भूमिका फिल्म का गाना था और प्रीति सागर की आवाज थी, साथ में भूपेंद्र की भी आवाज थी। वनराज भाटिया का संगीत था। तो अब घूमने के लिए चला जाए। घूमने के लिए चलने से पहले जरा हमारी सखाओं ने जो टिप्पणी भेजी है तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, वो उन तक बिल्कुल, पहुंचा दे। बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि ये 1996 की बात है, जब रीवा में रहती थी। जुलाई का महीना था, बड़े बेटे के लिए मुझे स्टेशनरी लेने जाना था। घर से जब निकली तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मेरे पति ने मुझे दुकान पर छोड़ा और मुझसे कहा कि मैं जरूरी दवाएं लेकर आता हूँ, तुम तब तक यहाँ ये सब खरीद लो, समय बचेगा। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई और इनका कहीं आता पता नहीं। बारिश के कारण अंधेरा सा घिरने लग गया था। दुकान के सामने का रास्ता भी धुंधला सा दिखने लग गया था। तब मोबाइल फोन तो थे नहीं। ये दवा लेकर घर चले गए और मैं भी बाजार में हूँ ये भी भूल गए। मेरी सासू माँ के पूछने पर ये हड़बड़ा कर मुझे लेने आए और मैं घर से 4 बजे की निकली, घर पहुंची 7:30 पर। बारिश में भीगती सराबोर होकर घर पहुंची। उस समय तो बहुत गुस्सा आया था। आज बारिश आती है तो मैं हंसती हूँ और ये आज भी उस बात को लेकर बहुत पछताते हैं कि मैं कैसे भूल गया, तुम भी मेरे साथ थी। अच्छा, ऐसा ही एक संदेश हमारी एक और सखी ने भेजा है। कहती है कि अब हर कोई बारिश का इंतजार करता है, लेकिन जब लगातार बारिश होती है तो हमें डर लगता है कि कहीं बाढ़ या भूस्खलन के कारण कोई आफत ना आ जाए। हालांकि डर तो लगता है, फिर भी बारिश मुझे रोमांटिक एहसास देती है और मैं अपने प्रियजनों के साथ सुहाने दिन बिताना चाहती हूँ। मैं मानसून के दौरान लंबे समय तक बारिश में भीग सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रंगीन छाता लेकर चलना और पानी में छप छप करते हुए चलना पसंद है। क्या बात है। जब मैं स्कूल में थी तब हम दोस्त गलियों और नालियों में बारिश के पानी से भरी छोटी छोटी मछलियां पकड़ते थे। भारी बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष देखना हमें बहुत अच्छा लगता था। अब वो खुशनुमा दिन नहीं रहे। अच्छा, ये जो बारिश के खुशनुमा दिनों की बात है ना, ये तो थोड़ी देर बाद हम करेंगे। और जो रंगीन छतरी की बात कही, तो ये भला किसे नहीं अच्छा लगता है। हमें तो लगता है कि ये किसी भी उम्र में रंगीन छतरी लेकर बारिश में भीगना, पानी में छप छप करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब जब बारिश कहर ढाने लगे तब ये मन नहीं करता है। वैसे बारिश के मौसम में ये सब बातें तो सबको याद होंगी। छत पर जो नाले होते थे उसको, या आंगन में नाली बंद कर देते थे और पानी इकट्ठा करके उसमें खूब मौज मस्ती होती थी। छप छैया करते थे। हाँ, और नाव भी चलाते थे। तो अब ये छप छप छैया करने के लिए चलिए हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए। उडुपी बिल्कुल। अरब सागर के किनारे बसा है उडुपी। कर्नाटक का एक जिला है, साथ ही जिले का मुख्यालय यानी राजधानी भी है। उडुपी अपने भोजन, मंदिरों, समुद्र तटों के लिए मशहूर है और साथ ही यहाँ बहुत सारी मशहूर जगह हैं। शैक्षिक और वित्तीय संसाधन भी है, संस्थान भी है यहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट होने के कारण यहाँ समंदर और जंगल दोनों के नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि उडुपी जो है वो संस्कृत के शब्द उडगिर कहते हैं ना हम लोग तारों को, उससे और पा से बना है, जिसका अर्थ है सितारे और भगवान। और एक किंवदंती भी है कि राजा दक्ष के श्राप के कारण जब चंद्रमा की रोशनी कम हो गई थी तो चंद्रमा ने तपस्या की थी, भगवान शिव से प्रार्थना की थी और ये माना जाता है कि ये प्रार्थना यहाँ पर जो चंद्रमौलेश्वर मंदिर है वहां पर की गई थी, ऐसी धारणा है। और वहीं पर चंद्रमा की चमक वापस दी थी भगवान ने, शिव ने, और
वैसे ये भी कहा जाता है कि उडुपी नाम जो है वो तुलु शब्द ओडिपो से बना है। मतलब हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ नाम को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुछ ऐसा ही है। और फिर ये तो पौराणिक शहर है। पहुंचे कैसे? अब पहुंचने के लिए बता दें कि उडुपी बेंगलुरु से 400 किलोमीटर दूर है और मैंगलोर सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। उडुपी सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए देश के दूसरे प्रांतों से भी जुड़ा हुआ है और इसके अलावा उडुपी से कई सरकारी और निजी बसें भी दूसरे राज्यों में जाती हैं। और इसके प्रसिद्ध स्थानों की अगर हम बात करें तो सबसे खास है श्री कृष्ण मठ मंदिर। ये अपने आप में अनूठा मंदिर और बहुत ही सुंदर है। मंदिर में बने तालाब में विशाल मंडप का प्रतिबिंब देखते ही बनता है। पत्थर की नक्काशी एकदम से मंत्रमुग्ध कर देती है और आप तो मुस्कुरा रही हैं ऐसे जैसे कि आप वहां पहुंच गई हैं। राजू जी बिल्कुल पहुंच गए। हमारे बहुत सारे जो सखा और सखियां हैं ना, वो तो उडुपी के बारे में, ये कृष्ण मठ मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें भी उन्होंने हमसे साझा की है। और कुछ यही बातें हैं कि जो खास बात ये है उस मंदिर की, वो ये है, इसलिए उसको अनोखा कहा जाता है कि वहाँ श्री कृष्ण का बाल रूप है। मतलब बाल गोविंद दिखते हैं और गर्भगृह के भीतर स्थापित है। लेकिन उनके सीधे दर्शन नहीं होते। उनके दर्शन जो है वो खिड़की से किए जाते हैं। 9 छिद्रों वाली खिड़की है खास तरह की, और इस खिड़की को कहते हैं किटकी। तो ये जो 9 ग्रह की का प्रतीक है, ये 9 छिद्र जो हैं वो 9 ग्रह का प्रतीक है। और किटकी के जरिए जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर ये जो खास बात ये है कि इस मंदिर में पत्थर और लकड़ी, ये इनको तराश कर बड़ी खूबसूरत से इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरती से, कि वो देखते ही बनता है। और जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, उत्सव होता है, वो यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खूब दूर दूर से लोग आते हैं। बिल्कुल। और श्री कृष्ण मठ मंदिर के पास ही भगवान शिव को समर्पित अनंतेश्वर मंदिर भी है। ये भी बहुत प्राचीन है। अब दर्शन के बाद हमें चलना चाहिए वहां जहां शानदार सूर्योदय का नजारा देखने को मिलता है। वो है कोडाचंद्री पहाड़ी पर। ये पहाड़ी ट्रैकिंग के शौकीनों का लोकप्रिय स्थान होता है और तकरीबन 1220 मीटर की खड़ी चढ़ाई बड़ी रोमांचक होती है और चलने में भी बड़ा आनंद आता है। और टीम के साथ चले तो और अच्छा लगता है। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। कोडाचंद्री पहाड़ी के तल पर गांव है एक कोल्लूर नाम का। वहां पर श्री मूकांबिका मंदिर है और यह मंदिर भावनात्मक शक्ति और ताकत की देवी को समर्पित है। मंदिर में सोने की परत चढ़ी हुई है शिखर पर और तांबे की छतें हैं। और इसी तरह से कापू नाम का भी एक गांव है। वहाँ उस कापू बीच के किनारे बसा हुआ है। तो समुद्र तट के चारों तरफ खूब हरियाली हरियाली दिखती है और बीच में समुद्र का पानी लहरा रहा है। तो सोचो ना कैसे नज़ारे होंगे वहाँ के। और यहाँ पर एक 130 फीट ऊंचा लाइट हाउस है जो कि बहुत पुराना है। कहते हैं इसको सदियों पहले बनाया गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर देवी मरियम्मा का भी मंदिर है और जैनियों का भी तीर्थ स्थान है। अब इसके अलावा अब पटू बिद्री बीच ले चलते हैं सखियों और सखाओं को, जहाँ समुद्र तट लंबा और रेतीला है। किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। यहाँ समुद्र से आने वाली हवा तो ऐसी खूबसूरत लगती है कि क्या कहें। उसका आनंद लिया जा सकता है और वाटर स्कूटर पर बैठकर समुद्र की सैर की जा सकती है। केले की नाव पर सवारी के मजे लेने की तो बात ही अलग है। और यहाँ पटू बिद्री एंड पॉइंट पर नदी समुद्र से मिलती है। जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं वहाँ का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है। जरूर जाइएगा। अब नदी और समुद्र की बात जब आई है तो राजुल जी एक बात और बताते कि महाराष्ट्र में एक जगह है तारकर्ली बीच। तो वहाँ बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के बीच में नदी बहती है। वो नदी समुद्र से मिलती है तो वो मिलन भी बड़ा अनोखा होता है। मतलब एक तरफ बीच दिखाई देता है, दूसरी तरफ नदी। तो किसी रिजॉर्ट में बैठकर देखिए वो नज़ारा बड़ा खूबसूरत लगता है। हाँ, नदी एक छोटी धारा का विशाल धारा में समाना वो अपने आप में बहुत रोमांचक और अनूठा अनुभव होता है। लेकिन हम बात कहाँ की कर रहे थे? हम तो बात कर रहे हैं उडुपी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, आप
पहुंच गई थी। चलिए ठीक है, ऐसे ही हम लोग घूमते घूमते इधर उधर की बातें करते हुए ही चलते हैं। अब यहाँ से चलते हैं मालवे बीच, जो कि उडुपी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कर्नाटक राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है और उसके साथ ही साथ मछली पकड़ने का बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ की रेत की खासियत यह है कि सुनहरी है बिल्कुल, और बहुत दूर तक फैली हुई है। झूमते हुए ताड़ के पेड़ हैं, साफ नीला आसमान है, समुद्र की लहरों का गान है। मतलब ये सब इतने मधुर है कि मन खुश हो जाता है। बिल्कुल। और इस खूबसूरत समुद्र तट का आनंद लेने के लिए छतरियों की छाया भी है, किनारे किनारे छतरियां लगी हुई हैं। कुछ देर वहां पर सुस्ताइए और उसके बाद नारियल पानी पीजिए या चाय कॉफी पीजिए, और पास में है बलराम मंदिर। हाँ। मालपे बंदरगाह से 30 मिनट की नाव की सवारी करके आप सेंट मैरी द्वीप पहुंच सकते हैं। हाँ, पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी नाव लेना मत, क्योंकि हम ब्रेक के लिए जाने वाले हैं। अच्छा, वह याद तो नाव ले लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 30 मिनट लगेंगे। तो 30 सेकंड के लिए हम विराम देते हैं। तो राजुल जी, अभी आपने विराम कहा कि विराम ले लेते हैं। हाँ। अंतराल, तो अंतराल के बाद और थोड़ी जानकारी अपने सखियों को दे दें कि बंदरगाह, मालपे बंदरगाह से 30 मिनट की नाव की सवारी पर हम पहुंच जाते हैं सेंट मैरी द्वीप, और आपने वहां पर कहा कि नहीं, हम जाने नहीं देंगे, नाव लेना नहीं, तो हमने भी छोड़ दिया, लेकिन अब अगली नाव तो पकड़ लें। ये द्वीप राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है और 300 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े इस द्वीप में अनूठी नमक की चट्टानें हैं, और इन क्रिस्टल सी चमकती चट्टानों से अगर देखें तो सूर्यास्त देखना एक अलग ही अनुभव होता है। सेंट मैरी द्वीप पर अभी भी वो क्रॉस है जिसमें वास्को डिगामा ने कदम रखा था। 1498 में जब आया था वो वास्को डिगामा यहाँ पर, तो उसने ये क्रॉस रखा था। तो भाई अब यहाँ से चला जाए गाने की ओर। भाई एक बीच तो और देख लेते हैं ना। अच्छा, इसलिए क्योंकि ये बीच भी, ये मरवंथे बीच जो है, ये भी बिल्कुल अलग तरह का बीच है। समुद्र के एक ओर अरब सागर है और दूसरी ओर है सौपर्णिका नदी। तो सोचो, नदी और सागर दोनों के बीच में एक द्वीप, कैसा नजारा होगा। बड़ा ही खूबसूरत, अनूठा होगा एकदम। तो ये ऐसा संयोजन जो है वो कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ नदी है, एक तरफ समुद्र। मरमंथे से 45 किलोमीटर दूर समुद्र तट वाला एक छोटा सा गांव है बेंतूर, जहाँ पर लटकती चट्टानें हैं, बेले का तीर्थ झरने भी हैं, और मरमंथे बीच पर जल क्रीड़ाएं इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। मरमंथे बीच जहाँ पर लोग जो है खूब आकर घूमते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, जैसे वाटर स्कीइंग करते हैं या दूसरी तरह के जो खेल होते हैं ना, वो सब करते हैं। अब इस खेल के साथ हम गाना सुनते हैं। आपके साथ छोटा ट्रांजिस्टर हो या मोबाइल ऐप के जरिए आप प्रोग्राम सुन रहे हो विविध भारती के, या कोई गाना सुन रहे हो, तो आपका सफर और खूबसूरत हो जाएगा, है ना। ख्वाबों में ख्यालों में छुपे एक दिन मीत मेरी गली आप चले आएंगे। कभी तो होगी बहारों की नजर, आएगी ऐसी लहर, आरज़ू के फूल मुस्कुराएंगे। मेरे ख्वाब
मैं उनकी रंग भरी याद लिए खो सा गया, उनका हर जिक्र मेरा एक नया गीत बना। मेरे गीतों के मचलते हुए स्वर उनके आंगन में उतर, उनको मेरे पास खींच लाएंगे, मेरे ख्वाबों में ख्यालों में। किरण के बुन रही है जाल ये मदहोश नजर, वो मेरे पास है दुनिया की नहीं मुझको खबर। दूर दुनिया से जमाने से परे, चांद तारों के तले हम भी एक आशियां बनाएंगे, मेरे ख्वाबों में ख्यालों में। यकीन है मुझको मेरा प्यार न रूठेगा कभी, सादे दिल का कोई भी तार न टूटेगा कभी। दिल के इस तार की झनकार के संग बढ़ते बढ़ते ये कदम मंजिलों पे खुद ही पहुंच जाएंगे, मेरे ख्वाबों में ख्यालों में छुपे एक दिन मीत मेरी गली आप चले आएंगे, मेरे ख्वाबों में ख्यालों। ख्वाबों और ख्यालों से निकल आइए, क्योंकि हम ख्वाबों और ख्यालों के बीच में जो उडुपी का सुंदर नज़ारा है वहाँ पहुँच गए हैं। हम वहीं पहुँच गए थे। तो आपने कहा कि अब लौट आए, तो लौटते नहीं है बल्कि वहीं पर रहते हैं और सखियों सखाओं को भी लिए चलते हैं वहीं पर, उनसे भी कहते हैं कि वहीं की सैर थोड़ी देर करते हैं। उडुपी जिले में हेबरी के पास स्थित है कुडुलु तीर्थ झरना, जो सीता झरना भी कहलाता है। और पश्चिमी घाट के बीच कुडुलु तीर्थ झरना सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो शिल्प हेरिटेज विलेज है, एक ओपन एयर संग्रहालय भी है जहाँ पर कर्नाटक क्षेत्र के पारंपरिक घरों और कलाकृतियों को संरक्षित किया गया है। तो छोटे छोटे गांव में ऐसी छोटी छोटी चीजें देख के, जो कि बहुत जुड़ी हुई हैं हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से और हमारे प्राचीन इतिहास से, बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटा सा गांव और है उडुपी में, जो कि प्रसिद्ध लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉक्टर कोटा शिवराम कारंत को समर्पित है, जिन्हें कडाला तीर्था भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक थीम पार्क है और एक लैंडस्केप गार्डन है और एक लाइब्रेरी है, एक आर्ट गैलरी है, एक आंगनवाड़ी है और एक इंडोर ऑडिटोरियम भी है। क्या बात है। और बगीचे के बीच में डॉक्टर कारंत की तांबे की प्रतिमा में लगी हुई है और छोटा सा पुल है। और सबसे खास बात यह है ममता जी कि वहाँ पर उनके उपन्यासों के जो कुछ प्रमुख पात्र हैं ना, प्रतिष्ठित जो बड़े नामी पात्र रहे हैं, उनकी मूर्तियां भी इस बगीचे में देखने को मिलती। तो बिल्कुल अलग तरह का ये वो है बगीचा, जहाँ पर जाकर मजा आ जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये बहुत अनोखा हमें लगता है जब हम बात करते हैं, खास तौर से जब कहीं पर्यटन स्थल पर आप संग्रहालय देखते हैं, किताबें देखते हैं, तो बड़ा ही अनोखा अनुभव होता है। हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा था कि बिल्कुल इंटीरियर पहाड़ों के बीच में है, मतलब पेड़ पौधों की झुरमुट है और ऐसे है कि नदी की धारा को, पतली धारा को पार करके बस या आप गाड़ी से, कार से जाते हैं तो वहां पर एक रेस्टोरेंट बना है, वहां पर एक छोटा सा संग्रहालय जहां पर बहुत सारे साहित्यकारों की किताबें देखने को मिली। तो सब लोग, हम सब पलटने लगे कि देखें ये कौन सी किताब है। बहुत सारे लेखकों की किताबें, जिनकी किताबें थी उन्हें हमने संदेश भेजा कि आपकी किताब यहाँ इतने दूर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जानकर बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बहुत लुभाती है, जब कहीं किसी प्रदेश में जाते हैं
वो है वहाँ का खान पान, वहाँ की पोशाकें। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर क्या चीज बनती है उसके खाने का अलग ही आनंद होता चखना है। जरूर चाहिए, वो वहाँ के स्वाद जरूर चखने चाहिए। अरे आप मत चखो, हम सखियों और सखाओं को चखा रहे हैं। अब जब हम तो तुमसे कह रहे हैं चख लो। हाँ, हम बता रहे हैं, आप बनाने की कोशिश करना, फिर हम लोग खाएंगे। अरबी के पत्ते होते हैं ना, तो अरबी के पत्तों से बने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। तीखे पतरोड़े जरूर खाए जाते हैं, मतलब वहां पर आप जब जाएं तो जरूर खाएं। और इसके अलावा नीर डोसा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हालांकि हाँ, मुंबई में, महाराष्ट्र में, साउथ में सभी जगह पे मिलता है, लेकिन वहाँ का अलग ही स्वाद होता है और जिसे गुड़ और नारियल के साथ परोसा जाता है। और नाश्ते के लिए यहाँ का केला बना बहुत ही प्रसिद्ध है। केला बन बहुत ही प्रसिद्ध है, जो और मुरमुरे में तेल और मिर्ची पाउडर मिलाकर बनाया जाता है। मुंदक्की, हाँ, मुंदक्की बनाया जाता है, वो भी काफी मजेदार है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और सबसे ज्यादा तो मजेदार होती है यहाँ की गड़बड़ आइसक्रीम, जिसमें बहुत सारे स्वाद होते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं और खूब सारे सूखे मेवे डाल दिए जाते हैं, और फिर भी वो इतनी मजेदार होती है। और मजे की बात यह है ममता जी कि आप जितनी बार गड़बड़ आइसक्रीम खाएंगे, मान लीजिए आपने एक खाई, जी नहीं भरा, आपने दूसरी मांगी, तो दूसरी बार उसका स्वाद एकदम अलग होगा। क्योंकि इसीलिए उसका नाम ही रखा गया गड़बड़ आइसक्रीम, क्योंकि उसमें जो आता है दुकान वाले का जो मन आता है वो उसको मिला देता है, मिला मिलू के सारा बना देता है। और बना के जब पेश करता है तो ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें बेस्वाद हो जाती, लेकिन वहाँ की कुछ खास बात है कि गड़बड़ आइसक्रीम खास हो जाती। अच्छा, एक बात और है कि जब उडुपी जाएं तो वो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बहुत मशहूर है उडुपी। तो वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान और लोक कथाएं, यक्षगान, भूत कोला जैसे पारंपरिक नृत्य और पर्याय एक उत्सव होता है, बहुत मशहूर उत्सव होता है। उस समय पर अगर जाएं तो जरूर देखें, ये अक्टूबर वगैरह में होता है ये। और इसके अलावा उडुपी से अगर कुछ शानदार स्मृति चिन्ह ले जाना चाहते हैं तो यहाँ के बाजारों में बहुत सुंदर पारंपरिक हस्तशिल्प मिलते हैं और पारंपरिक शैली के आभूषण भी मिलते हैं। खास बात है सखियों के लिए। हाँ, तो जब भी किसी प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ की चीजें जरूर बाजार से खरीद कर ले आते हैं। खास तौर से सखियां तो शॉपिंग करना उनका शौक ही होता है। तो अब इतनी सारी जानकारी दे दी है, इतनी झांकी ऐसी पेश की है कि हमें लगता है कि इसके बाद सखियों और सखाओं का प्लान होगा उडुपी जाने का। हम गाना सुनते हैं। गाना
नजर ही ले जाती है जिया। लेकिन जो बारिश की फुहारें होती है ना, वो तो समझ लो बिल्कुल ही कैसे आपको फ्लैट कर देती हैं, बिल्कुल हम खो से जाते सराबोर हैं। कर देती हैं। और उस सराबोर करने की यादें जो हमारे साथी साझा कर रहे हैं, हमारे एक साथी ने कहा है कि 1996 की बात इन्होंने साझा की है, जब ये रीवा में रहती थी। जुलाई का महीना था, तो बड़े बेटे के लिए स्टेशनरी लेने जाना था। घर से निकली तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और पति ने दुकान पर छोड़ा और कहा कि कुछ जरूरी दवाएं लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये सब खरीद लो, समय बचेगा। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई और कहीं पता इनका नहीं था, मतलब पति कहीं नहीं आए थे। तो फिर बारिश के कारण अंधेरा सा गिरने लगा, तो दुकान के सामने का रास्ता भी धुंधला सा दिखने लग गया। तब मोबाइल फोन तो थे नहीं, ये दवा लेकर घर चले गए, और मैं राजीव बाजार जी, में हूँ, ये भूल ही गए। और फिर भूल गए तो ये बहुत नाराज हुई। घर पहुंच के पति से नाराज भी हुई, और ये टिप्पणी हम अपने सखियों सखाओं तक पहुंचा चुके हैं। तो अब एक अगली टिप्पणी सखियों तक पहुंचाते हैं, सखाओं तक, जो भेजी है। वो दिन याद करो जो हम याद करते हैं, बचपन के दिन, जिसमें कहानियां होती हैं, दादी नानी की कहानियां होती हैं, और जो बचपन में बारिश में खेल का हमने जिक्र किया, छापक छैया का, वो कुछ होता है। तो देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि हुए बारिश से सराबोर। जी हाँ, ऐसे अवसर बहुत ही बार बचपन में आए हैं। स्कूल जाते आते, मेला घूमते ही नहीं, बल्कि घर से बाहर निकलते ही सावन की फुहारों से सामना हुआ ही करता था। वे दिन आज के दिन अत्यल्प बारिश वाले नहीं, बल्कि भरपूर प्रचुर मात्रा में रिमझिम बारिश होती थी। घर में लोगों के चूल्हे मुश्किल से जल पाते थे। फिर भीगते रहने पर सर्दी जुकाम का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन न्यूमोनिया तक नहीं पहुंचे। लेकिन अब तो बस उनकी यादें ही रह गई है। दरअसल तब ऐसे, मतलब इतना इम्यून सिस्टम लोगों का कमजोर नहीं हुआ करता था। खूब बारिश में छापक छैया खेलने के बाद भी कहाँ लोग बीमार पड़ते थे। प्रदूषण भी इतना नहीं होता था, बारिश भी अच्छी होती थी, कहने वाले ये भी कहते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि जब बारिश ने हमें सराबोर किया था, वो करीब 40 साल पहले की बात है। जन्माष्टमी की छुट्टियों में हम सब परिवार जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर माँ अम्बा जी और गुरुदत्त शिखर पर गुरुदत्त जी की पादुकाओं के दर्शन करने सीढ़ियां चढ़कर गए थे। उन दिनों रोपवे नहीं था, अब हो गया है। तलहटी में थे तब बरसात का कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन माँ अम्बा जी के मंदिर पहुंचने से पहले ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। साथ में हवाएं भी तेज चल रही थी। मुझे और साथ में इनके भांजा था, उसको भी ठंड लग गई थी। कहीं छुपने या आधार लेने की कोई जगह नहीं थी। जैसे तैसे करके एक पत्थर की बड़ी शिला के नीचे की जगह पर कुछ देर खड़े रहे, फिर भी ठंड से बच नहीं पाए। तब वापस आने के लिए सिवा कोई विकल्प नहीं था। तलहटी धर्मशाला में पहुंचकर कुछ सूखी लकड़ियां जलाकर ठंड दूर करने के बाद आराम करते हुए वापस अपने घर की ओर चल दिए। छोड़ दिया गिरनार का दर्शन, ये मुनासिब नहीं हमारे लिए। क्या बात है। तो ये श्रोता की ओर से एक टिप्पणी थी। और देखिए ना, हमने आज विषय खाद्य और साक्षरता भी रखा है सखियों के लिए। हमारे श्रोता की सजगता देखिए कि उन्होंने हमारी चर्चा सुने बगैर भी टिप्पणियां भेजनी शुरू कर दी हैं। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आहा, साक्षरता, भाई आहार तो भोजन के उपरांत पोषण का कार्य किया करते हैं। ऐसे में उनकी साक्षरता उपभोक्ताओं को अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आहार का असंतुलन हुआ फिर हमारे पोषण ही प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आहार साक्षरता तो हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर इसके लिए बाकायदा कोर्स चलाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्तम कोटि के डाइटिशियन समाज में आ पाते हैं, जो आहार साक्षरता को भी बढ़ावा दिया करते हैं। तो आहार साक्षरता का मतलब क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ममता, उसके पहले हम एक गाना सुन लें। बिल्कुल, सुनते हैं ये गाना। आँखों में प्यादी, पहला बादल, बादल में प्यादी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल, आँखों में प्यादी, पहला बादल, बादल में प्यादी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल।
बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या दी अजब सी हलचल, आँखों में क्या दी तू पहला बादल, बादल में क्या दी किसी का आंचल, आंचल में क्या दी अजब सी हलचल। मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। ममता, देखो बारिश में हुए सराबोर के कितने सारे अनुभव हैं, तुमने कौन सा निकाला है? ये हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने अपने बचपन की कोई याद साझा की है। आप एक तो लिखा है कि हर विषय पर अच्छी जानकारी के साथ आप सखियां आती हैं और मीठे मीठे गीत सुनाती हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। एक बार जब मेरी बहन और हम जयपुर में घूमने आए थे, उस समय तांगे की सवारी होती थी और हम उसमें घूम ही रहे थे कि एकाएक तेज बरसात शुरू हो गई और हम खूब भीगे। उसके बाद भुट्टे खाते घूमते घुमाते सब सूख गए और खूब मजे आए। अब हम जयपुर में ही रहते हैं और जब कभी बहन आती है हमसे मिलने तो हम ये मजेदार बात जरूर याद करते हैं और खूब हंसते हैं। और अपने गीतों की फेहरिस्त इन्होंने भेजी है कि बारिश में क्या अच्छा लगता है। भाई ये तो है कि बारिश में भीग के घूमने का जो मजा होता है वो कुछ अलग ही होता है। इस बीच में हमारी एक साथी ने बताया है कि मेरे शहर वडोदरा में कल सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऑफिस बंद कर दिए गए थे, पूरब और पश्चिम को जोड़ते अंडरपास सारे बंद थे, घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी मिल रही थी। देखते देखते पानी बढ़ने लगा, शाम 4 बजे से हमारे घर के कंपाउंड में पानी आने लगा था और शाम 6 बजे तक घर में पानी आना शुरू हुआ। घर में 2 इंच तक पानी भर गया था, लेकिन रात 11 बजे बारिश हल्की हुई, रात 3 बजे घर से पानी निकलना शुरू हुआ और सुबह तक कॉलोनी से पानी निकल गया। हर 3-4 साल में पानी से सराबोर होने का ये अनुभव इनको होता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे 15 बरस पूर्व एक रात की बरसात की कड़वी याद है। बरसात की सब अमूमन मीठी यादें शेयर की, लेकिन इन्होंने कड़वी याद ताजा की है। जब हम शहर से 20 किलोमीटर दूर एक भोज के आमंत्रण पर गए थे। मामला मित्र के घर का था, मना ही नहीं कर सकते थे। मई जून में उत्तर भारत में अक्सर आंधी तूफान आते हैं। भोज खाकर स्कूटर लेकर निकले तो गांव से बाहर निकलते पश्चिम से आंधी आती दिखाई पड़ी। हम आगे बढ़े, सड़क के किनारे दूसरे गांव तक पहुंचने से पहले आंधी से बुरी तरह से घिर गए। स्कूटर कहां संभलता, सड़क किनारे 4 फीट गहरे गड्ढे में हम गिर गए। बारिश ऊपर से, लगता सावन आ गया। धीरे धीरे ढकेलते ढकेलते स्कूटर ढाल तक पहुंच उसे किसी तरह रोड पर हम ला सके। कपड़े पानी से तरबतर और हम कांप रहे थे थर थर। एक पेड़ के नीचे 1 घंटे हो गए, हवा कमजोर पड़ते आधा घंटा और हो गया। अब स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। रात 12 बज गए, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। हे भगवान, कौन सा अपराध हो गया हमसे, ऐसा बुरा दिन आ गया। थोड़ा पैदल खींच खांच कर गांव तक हम पहुंचे। एक सज्जन को जगाया, सारा वाकया उन्हें बताया। वो खुद स्कूटर स्टार्ट करके हमें उन्होंने दिखाया। फिर हम रात 1 बजे
शहर पहुंचे। तो ऐसी भी मुसीबत आती है बारिश और आंधी पानी के दिनों में। बिल्कुल। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सावन के महीने में बाहर जाते समय छतरी लेकर जाना ही ठीक होता है। 1995 के लगभग की बात है। हमारा खेत गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जैसे ही खेत गया उस समय मौसम एक तरह से साफ था। मैं जाते समय रेडियो साथ लेकर गया था, पर बाद में अचानक जोरदार तूफान और बरसात होने लगी थी, पर मेरे पास कोई छाता भी नहीं था और खेत में झोपड़ी भी नहीं थी। लेकिन मैंने मेरी शर्ट में रेडियो को अच्छी तरह लपेट कर इसे खराब होने से उस दिन बचा लिया था। क्या बात है भाई। कितनी बहुत प्यारी सी इनकी ये याद है और रेडियो के बचने की खुशी तो हम इनकी समझ सकते हैं। अच्छा, डूबने के बारे में भी हमारे कुछ साथियों ने बहुत सारी बातें साझा की हैं कि एक सखी ने बताया है कि उनके बेटे ने तैरना सीखा था उन दिनों नया नया, और कोई रिश्तेदार आए तो उनसे कहा कि हम तैर लेते हैं, और वो गया उनके साथ तैरने के लिए, लेकिन सीख ही रहा था वो, तो डूबने लगा। तब फिर उन रिश्तेदार ने बचाया था। इन्हें आज तक वो बात याद है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बाढ़ में, तालाब में, गड्ढों में अक्सर लोग डूब जाते हैं जिन्हें तैरना नहीं आता, तो पानी से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन जिन्हें मामूली तैरना आता है वे बड़े जल स्रोतों में टैलेंट दिखाने उतर जाते हैं। ऐसे लोगों के डूबने के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा यही है कि पूरी तरह तैराकी सीख कर ही जोखिम उठाएं। कुछ लोग तो घर के बाद टब में भी डूब जाते हैं। डूबने से फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है कि डूबने से किस तरह से बचाव करें। और गाना सुनने से बिल्कुल बचाव नहीं करना चाहिए। एक विषय पर हम चर्चा करने वाले थे, वो है खाद्य साक्षरता, लेकिन घड़ी की ओर देखिए कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए थोड़ा तो वक्त चाहिए, तो हम इस चर्चा को फिर कभी तफसील से लेकिन हम ये बात बताते चलते हैं कि खाद्य साक्षरता से हमारा मतलब ये था कि जब हम कोई भी खाने का सामान लेने बाजार जाते हैं तो अक्सर जैसे आइसक्रीम का कप लेते हैं, दही लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और ले आते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो ये देख लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और या फिर ये देख लेते हैं हम इसे कि इस पे हरा निशान है कि लाल निशान है। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, और यही आहार साक्षरता हम आज वक्त की कमी है, लेकिन किसी और दिन अपने साथियों के साथ जरूर साझा करेंगे। बारिश के मौसम में तो ये हम सबका यही कहना होता है कि आप जो भी बनाएं, चटपटे व्यंजन भी बनाएं, घर का खाएं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और इस समय गाना सुने बगैर कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुनिए गाना। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा ममता, अब देखिए घड़ी की तरफ, तो हमें सिर्फ इतना वक्त बचा है कि हम अपने सखाओं को, सखियों को अपना नाम लेते बताते हैं हुए इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और राजुल का नमस्कार। नमस्कार।